इससे पहले के सेशन में आपने देखा कि रूसो के पहले तो हमने थोड़ा उसके बारे में जाना, उनकी जो जीवन दर्शन है उसको देखा। फिर शिक्षा दर्शन पर चर्चा करते हुए हमने रूसो के शैक्षिक विचार समझे। उससे पहले जो दार्शनिक विचार हैं वो आप लोग कर ही चुके हैं। ठीक है। तो अब इस सेशन में हम रूसो के अकॉर्डिंग जो शिक्षा के उद्देश्य हैं और शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है इसको जानेंगे। सबसे पहले तो रूसो ने बच्चों के जो एज लेवल होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। मतलब हर जगह एक जैसा उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम कैटेगराइज करें तो पहली अवस्था है इनके अकॉर्डिंग शैशवावस्था। और थोड़ा सा वर्तमान समय से इसको रिलेट करते हुए पढ़िए। ठीक है। इन्फेंसी। और ये जो एज है ना, ये है आपका पैदा होने से लेकर के 5 वर्ष तक की एज। स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? यस सर। और आवाज भी क्लियर आ रही होगी आई हो। सेकंड है बाल्यावस्था। इसे बोलते हैं चाइल्डहुड। एज जरूर याद रखिए, हाँ, कि कितने से कितने तक है। और ये है आपका 5 से 12 वर्ष। अब इसके अंदर क्या कहा है इस पर तो फिर चर्चा करेंगे आगे हम। देन है थर्ड इज किशोरावस्था। एडोलसेंस। बारह से 15। एंड लास्ट इज युवावस्था। यूथ। वैसे तो एडल्टहुड बोलते हैं इसको, है ना। 15 से 20 वर्ष। तीन आए। ठीक है। तो एक बात तो यहां से तय हुई कि शिक्षा के उद्देश्यों को रूसो ने 4 स्तर में बांटा है। वो 4 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष का। दूसरा है बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष का। तीसरा है किशोरावस्था, 12 से 15 वर्ष का। और चौथा है आपका युवावस्था, 15 से 20 वर्ष का। तो इस प्रकार से 20 वर्ष तक की ही शिक्षा की बात इन्होंने कही है। उसके आगे वैसे तो निश्चयात्मक शिक्षा है, नेगेटिव एजुकेशन है, और वो आपको प्रकृति से लेनी है तो जन्म भर चलती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट वैसे फॉर्मल एजुकेशन की बात करें कि जितनी बच्चे को लेनी ही है कॉन्शियस होकर के, वो 20 वर्ष तक की अवस्था। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं, याद रखना आप उद्देश्य के आधार पर। पहली अवस्था का जो उद्देश्य, अब यहाँ पर उद्देश्यों को समझिएगा। पहली अवस्था का जो उद्देश्य वो सिर्फ एक है, वो है शारीरिक विकास। ठीक है। केवल शारीरिक विकास करना है बच्चे का। शारीरिक विकास करने के लिए खूब खिलाओ पिलाओ बच्चे को, हट्टा कट्टा बनाओ, कमजोर ना रह पाए बच्चा, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, और कुछ नहीं है। राइट। अब शारीरिक विकास का उद्देश्य तो हो गया आपका। सेकंड आते हैं हम बाल्यावस्था में। बच्चे के शारीरिक विकास के बाद, देखो शारीरिक विकास का उद्देश्य हर जगह रहेगा। अगर पहला उद्देश्य आपका शारीरिक विकास है तो अभी हर जगह रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास करने नहीं, लेकिन शारीरिक विकास के साथ अब जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, चाहे प्रशिक्षण करिए चाहे विकास करिए। ज्ञानेंद्रियों का विकास क्यों? क्योंकि अब बच्चा हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, दौड़ भाग करेगा जहां तहां,
जाएगा, है ना। तो जब भी कहीं जाएगा वो कोई ना कोई अनुभव तो लेगा ही लेगा। चाहे अनुभव उसका देख करके आ रहा हो, चाहे कोई आवाज सुन के आ रहा हो, चाहे स्पर्श लेकर के आ रहा हो। लेकिन उसके लिए बच्चे का ये जो सेंस ऑर्गन है, उनमें स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आंखें मजबूत हो, कमजोर ना हो, सही सुनाई देता हो बच्चे को। ठीक है, स्पर्श करते समय उसको अंतर समझ में आता हो, ये चीजें जो है वो ज्ञानेंद्रिय विकास के अंतर्गत आती है। तो बाल्यावस्था में जो उद्देश्य वो क्या है, शारीरिक विकास और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण या विकास। ठीक है, अब आते हैं किशोरावस्था में, यहां पर वो बोलते हैं चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास। ठीक है, आप लोगों ने बीएड में, अब कुछ ने 5 साल पहले किया होगा, कुछ ने 7 साल, किसी ने 10 साल पहले किया हो, किसी ने हो सकता है उससे पहले किया हो। लेकिन रूसो सबने पढ़ा होता है। रूसो का एक जो कोटेशन है, या फिर कहें कि एक बच्चों के लिए एक परिभाषा है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। रूसो ये कहते हैं कि मैं अपने छात्र से ये उम्मीद नहीं करता कि वो एक बेहतरीन शिक्षक बने, या बेहतरीन इंजीनियर बने, या बेहतरीन डॉक्टर बने। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरा जो भी स्टूडेंट है वो एक अच्छा मनुष्य बने। आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी ये परिभाषा रूसो की, पढ़ी है? ठीक है, तो नहीं पढ़ी तो याद रखना, हाँ। कि अगर कभी पूछ ले आपसे तो याद रखना कि ये कोटेशन रूसो का है। ये रूसो ही कहते हैं कि मेरा छात्र एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा शिक्षक बनने से पहले एक अच्छा मनुष्य बने, ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा। तो वो है आपका क्या, चारित्रिक यानी कि व्यक्तित्व का विकास। ठीक है। Yes, sir. हम्म। और इसके साथ साथ तत्वों की उपयोगिता की समझ का विकास। ठीक है, अब बच्चा प्रकृति में जा रहा है, 10 तरीके के फल देख रहा है और भी बहुत सारी चीजें देख रहा है, तो कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा नहीं है। बहुत सारे जानवरों को देख रहा है, वो किस जानवर के पास जाने में खतरा है, किसके पास जाने में खतरा नहीं है। इस प्रकार से वो समझे कि कौन कितना उपयोगी है और कौन कितना हमारे लिए घातक हो सकता है। इस बात की समझ भी बच्चे में आने लगे। ऐसा किशोरावस्था का उद्देश्य यूसुफ ने रखा हुआ है। ठीक है, युवावस्था में आते हैं हम। तो युवावस्था में अब क्योंकि अंतिम क्षण है ये, ठीक है, तो यहाँ पर वो भावनात्मक, क्या कहें, संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शारीरिक विकास, फिर ज्ञानेंद्रियों का विकास, फिर चारित्रिक विकास, और देन लास्ट में क्या है, भावनात्मक विकास। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। इसको एक कोटेशन में लिखा है रूसो ने, आप भी लिखिएगा। हाँ, सर ये आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मैम। से संवेगात्मक विकास मतलब उसको विकास मतलब उसको इमोशनल, चैनलाइज करना आना चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब कि अब वो जो घटनाएं हो रही है उनके यहाँ इमोशंस को जोड़ सके अपने, है ना, ऐसा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें एक सर कोटेशन। संवेगात्मक विकास तो मतलब किशोरावस्था में इसकी बात नहीं कही। ना ना, युवा अवस्था में बता रहे हैं इसको। वो हमारे मानने से कुछ नहीं है, ठीक है, कि वो रूसो के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं, हर अवस्था के लिए उन्होंने अलग तरीके के विकास की बात कही है, ये ध्यान में रखें। राइट। तो अब बुद्धि की विकास की बात भी करेंगे, तो बुद्धि का विकास भी यहाँ आ जाएगा आपका, हाँ, ये यहीं पर आएगा। बुद्धि का विकास भी आप किशोरावस्था में लिखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लीजिएगा इसको, मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए।
फर्स्ट स्टेज जो है शैशवावस्था इन्फेंसी, इसका जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव वो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। देन चाइल्डहुड का जो मेन एम है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ अब ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, फिर है एडोलसेंस। एडोलसेंस में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड देन आपका यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये कुछ उद्देश्य है इनके अनुसार, लिख लीजिएगा। कुछ पूछना हो या तो पूछ लीजिए आप लोग, और नहीं पूछना है तो ये उद्देश्य याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो उसको आप, लगे हाथों। अब लिखिए पाठ्यक्रम। करिकुलम। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम को भी रूसो ने फिर कुछ अवस्थाओं में बांटा है, कुछ स्तरों में बांटा है। कौन कौन से स्तर हैं देख लीजिए आप। अब देखो, याद रखना है, आप लोगों को बताया है कि जैसा उद्देश्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैसा ही पाठ्यक्रम होना जरूरी है। अगर आपका उद्देश्य है कि आपको हष्ट पुष्ट बने रहना है, ताकतवर बनना है, तो आपका पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा? योगा, खेल, व्यायाम, है ना, यानी कि एक्सरसाइज, योगा एंड स्पोर्ट्स। आपका उद्देश्य है कि आपको बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, आपको अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना है, तो आपके पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा? पजल्स करेंगे आप, मैथमेटिक्स करेंगे, साइंस करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जहां पर बहुत ज्यादा लॉजिक्स लग रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप बताइए कि चार स्तर बताए हैं इन्होंने उद्देश्य में, कि चार स्तर पर उद्देश्य को डिस्क्राइब किया है रूसो ने, तो खुद सोच लीजिए कि पाठ्यक्रम में कितने स्तर होंगे, बताइए। रूसो के अकॉर्डिंग हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन करिकुलम? है, फोर ही होंगे, है ना? चार वेरी गुड। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना आपने, ठीक है। पहला है इन्फेंसी, बताने की जरूरत नहीं है, अब इन्फेंसी का एज क्या है बोला इन्होंने। फिर आपका है चाइल्डहुड, और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का, ये आपको लर्न भी करना है साथ ही साथ, ठीक है। जी सर। फिर लिखिएगा नेक्स्ट, किशोरावस्था, एडोलसेंस, एंड देन है आपका युवावस्था, यानी एडल्ट। ठीक है, तो शैशवावस्था में क्या विकास करना था बताइए? शारीरिक विकास था या नहीं था? तो शारीरिक यस विकास सर। के लिए, हाँ, शारीरिक विकास के लिए उसको कहते हैं कि बच्चे को खेल कूद, यानी स्पोर्ट्स अंग्रेजी में लिखिएगा आप लोग, ठीक है, व्यायाम, मनोरंजन गतिविधियां, ठीक है, यानी कि एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज, इस तरीके से। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो बच्चे के करिकुलम में होनी चाहिए। खेले कूदे, बच्चा घूमे फिरे, अपना जो उसको पसंद आ रहा है वो करे, कोई फोर्स नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारे ही खेल कैसे होने चाहिए? ऐसा नहीं कि आप वीडियो गेम खिला रहे हैं बच्चे को, लैपटॉप में बैठा रखा आपने, ऐसा नहीं। बच्चे के सारे ही जो गतिविधियां है कहाँ होनी चाहिए? आपकी प्रकृति के बीच में होनी चाहिए। यानी कि खेल कूद कैसा होना चाहिए? जो वो किसी मैदान में खेल कूद कर रहा हो। व्यायाम कैसा होना चाहिए? वो नहीं जिम के अंदर जा रहा है एक्सरसाइज कर रहा है, वो नहीं, ठीक है। व्यायाम भी ऐसा जैसे दौड़ रहा है बच्चा, ठीक है, या फिर पुशअप कर रहा है, ठीक है, या फिर जो इस तरह की एक्सरसाइज होती है आपकी, जो ट्रेनिंग वगैरह आपने देखी होंगी। मनोरंजन गतिविधियां मतलब कि मनोरंजन कैसा, एंटरटेनमेंट कैसा, वो भी ऐसा है कि बच्चों को भी घुमाने ले गए आप,
ठीक है, कभी बगीचे में ले गए, वहां पर आपने आम तोड़ के आम खिला दिए, सेब तोड़ के सेब खिला दिए, इस तरीके के, या उससे कहा कि खुद तोड़, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि सारा ही जो गतिविधि का जो सिस्टम है वो नेचर में ही होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? तो शैशवावस्था में पुस्तकीय ज्ञान यानी कि बुकिश नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखें आप। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रूसो के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में पुस्तकीय ज्ञान का होना पूर्ण रूप से सही नहीं माना गया है, तो वो शैशवावस्था हो जाएगी। या ये पूछ सकते हैं कि किस अ, दार्शनिक या किस विचारक ने शैशवावस्था में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, तो वो रूसो ही है। फिर लिखिएगा आप नेक्स्ट, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या विकास होना था बच्चे का? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, है ना? तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है हाँ। आपका निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन। अब ये क्या है? इसमें बच्चे को प्राकृतिक अवलोकन, ठीक है, प्राकृतिक अवलोकन करने का मौका दिया जा रहा हो, बच्चा देख रहा हो दुनिया में आसपास क्या है, और उसके अनुसार फिर वो वैसे ही, कभी मन किया उसका, उसने चित्र बना दिया, है ना, चित्रकला बोल सकते हैं इसको आप, यानी कि आर्ट हो गई, है ना, ड्राइंग। ठीक, इसी तरीके से कभी उसका मन किया तो उसने कोई जैसे कह सकते हैं कि क्राफ्ट बोलते हैं ना हम, ठीक है, कोई जैसे उसने वुडन क्राफ्ट बना दिया, कोई लकड़ी की दो लकड़ियां मिला करके उसने कोई बैट बना दिया, विकेट बना दिए, या फिर उनसे कुछ बैठने के लिए चेयर टाइप की बना दी, इस तरह की चीजें हैं बच्चा, है ना, क्रिएटिव चीजों कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भूगोल सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये अवलोकन को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? है, सर अवलोकन को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। जी सर, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो नेगेटिव एजुकेशन की बात कर रहा है रूसो, जिसमें कि बोल रहा है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखेगा, जितना वो ऑब्जर्व करेगा उतना ही सीखेगा। ठीक है, और जो ऑब्जर्व करेगा उसको फिर कभी वो ड्राइंग में शो करेगा, कभी वो क्राफ्ट के थ्रू शो करेगा। बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाई जाए, मतलब ज्योग्राफी का मतलब क्या, वो किताब वाली ज्योग्राफी नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब ये कि अगर आप बच्चे को ले गए हैं कहीं खेत में, आप देख रहे हैं कि बच्चा देख रहा है कि ये पत्ते अलग तरीके के हैं, ये पेड़ अलग तरीके हैं, है ना, और ये जो शेप है, ये खेत का आकार बिल्कुल अलग है, दूसरा खेत का अलग है। इस प्रकार का जो ज्योग्राफी है वो बच्चे को समझाई जाए कि पृथ्वी का की समझ कैसे विकसित बच्चा कर पाता है। साथ ही साथ गणित, व्यवहारिक गणित जिसको बोलते हैं, चार आम तुमने इस पेड़ से तोड़े, दो आम अपने दोस्त को दे दिए, कितने बचे, ऐसी वाली गणित। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स वाली गणित नहीं, सामान्य। और आम बोलचाल के लिए भाषा। तो इस प्रकार की कुछ विषयों को पाठ्यक्रम में रखा गया है ना। नेगेटिव एजुकेशन होनी चाहिए, प्रकृति से सीख रहा है बच्चा, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, आर्ट क्राफ्ट ज्योग्राफी मैथ्स एंड लैंग्वेज, वो भी कैसी, बिल्कुल व्यवहारिक, ऐसी वाली। देखिए नेक्स्ट, सर निषेधात्मक शिक्षा का मतलब प्रकृति से सीखना है सर? निश्चयात्मक शिक्षा मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट हुई तब भी बताया ही था फिर, है ना, और दोबारा फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, सुनिएगा प्लीज। नेगेटिव एजुकेशन यानी निषेधात्मक शिक्षा मतलब होता है कि बच्चा बिना किसी किताब, बिना किसी टीचर के सीख रहा है। ठीक है, बच्चे के सामने चार पांच फ्रूट्स थे, उनमें एक करेला भी था और एक आम भी था। जब उसने खाए बहुत सारे फ्रूट्स तो उसको लगा कि यार करेला बड़ा कड़वा है, खाया नहीं जा सकता, तो उसने अब समझ लिया कि करेला ऐसे नहीं खा सकते, किसी से पूछा नहीं उसने, तो ये ज्ञान प्राप्त हो गया उसको। ठीक है, उस तरीके से जो सेल्फ एक्टिविटीज के थ्रू करके सीखने वाली जो बात हम कर रहे हैं वो है आपका निश्चयात्मक शिक्षा, जिसमें किताब टीचर की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ज्यादा इस पर अभी चर्चा नहीं कर सकता, जिसको पूछना होगा इंडिविजुअली आप कॉल वगैरह कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, एडोलसेंस, जी सर। किसी को भी, आप जो उपस्थित है, किसी को भी कोई अगर किसी भी टॉपिक पर डाउट होगा
तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास में एक बार जब डिस्कशन कर दिया है किसी एक टॉपिक पर तो बार बार उस पर चर्चा करूंगा तो बाकी लोगों के लिए वो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में अब कैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो किशोरावस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चे के अंदर चारित्रिक विकास करना, उसका उसके व्यक्तित्व का विकास करना, उसका बौद्धिक विकास करना। बुद्धि का विकास। हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, जो विषय बच्चा व्यवहारिक रूप से पढ़ रहा था अब उसको थोड़ा सा नियमों से जोड़ने लगेगा, सामान्यीकरण करने लगेगा। बहुत बार उसने कुछ पत्ते देखे, अब वो देख रहा है कि यार ये हर जगह पर आम के जितने पेड़ हैं सब जगह ऐसे ही पत्ते होते हैं, यानी कि आम के पत्तों का स्वरूप ऐसा होता है, आकार ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से वो करेले का एक शेप पकड़ लिया उसने कि यार ये बड़ा कड़वा है। अब उसने कुछ और फ्रूट खाए, वो भी कड़वे लगे, तो उसने एक क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये फ्रूट ऐसा जो दिखता है वो क्या है, कड़वा है, ये दिखता है ये मीठा है, इस तरीके से अब वो सामान्यीकरण करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या है यहाँ पर, विज्ञान, क्योंकि नियमों की बात जब करते हैं विज्ञान आपका आ जाता है, विज्ञान, गणित, ठीक है, भाषा, फिर है कला, वोकेशनल एजुकेशन है व्यवसायिक शिक्षा, और समाज आदि की शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए इस अवस्था में, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ किशोर अवस्था में बच्चे के अंदर एक प्रवृत्ति का विकास करना, वो है खोज करने की प्रवृत्ति, खोज करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू एक्सप्लोर, ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा इसको आप, टेंडेंसी टू एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर करने की जो टेंडेंसी है वो विकसित होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में लिखिएगा आप, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, आर्ट, वोकेशनल एजुकेशन एंड सोसाइटी। फिर आता है चौथा स्तर, युवावस्था। तो अब यहां पर रूसो का मानना है कि ये एक अवस्था है जहां पर हम अब सकारात्मक शिक्षा दे सकते हैं। अब खुद देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है कि रूसो के अनुसार किस स्तर में सकारात्मक शिक्षा दी जाने की बात कही गई है। तो युवावस्था में या एडल्सेंस, एडल्टहुड में ये सकारात्मक शिक्षा देने की बात है। सकारात्मक शिक्षा मतलब क्या होता है, बच्चा किताब पढ़ेगा, बच्चा किसी टीचर का जाकर के उसके विचार जानने की कोशिश करेगा। अब बच्चा, पहले तो बच्चा क्या है कि सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चल रहा था, नेचर में जो कुछ हो रहा है उसको जो लग रहा है वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। समझ में आ रहा है? दो बच्चे हैं, दोनों ने करेला खाया, एक को करेला पसंद आया, कड़वा स्वाद अच्छा लगा उसको, एक को नहीं लगा, तो दोनों की विचार अलग बन गए ना। एक के लिए करेला क्या है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, एक के लिए करेला बहुत बेकार है, उसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, ऐसा। समझ में आ रहा है? तो अभी तक तो बच्चा क्या है, अपने अपने जो उसकी समझ थी, अपने अपने जो उसके स्वाद थे, यानी कि अपने अपने जो उसके कहीं प्रकार से कि नेचर था, प्रकृति थी, उसके अनुसार सीख रहा था। अब युवावस्था में आकर के बच्चा अलग अलग जो विचारक हैं, अलग जो थिंकर्स हैं, उनकी किताबें पढ़ेगा, उनको जानेगा, समझेगा, अब नियम क्या होते हैं इसको जानने लगेगा। और वो ये समझेगा कि अब मेरी समझ से काम नहीं चलेगा, मुझे ये जो प्राकृतिक या फिर कहें कि जो आपके सार्वभौमिक नियम है उनको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो युवावस्था में बोल रहे हैं कि सकारात्मक शिक्षा का आरंभ किया जाना चाहिए, और विशेषतः यहाँ पर नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा देने की बात ही करते हैं, ठीक है, साथ ही दर्शन यानी कि फिलोसफी। तो नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और दर्शन की शिक्षा, ये कुछ विषय यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। हेलो। तो ये चार अवस्थाएं हैं। हाँ सर। चार अवस्थाओं के अनुसार उद्देश्य क्या होंगे, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो शैशवावस्था यानी एडोलसेंस में जो ऑब्जेक्टिव वो है फिजिकल डेवलपमेंट का, शारीरिक विकास का। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका सिर्फ आपकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट का।
फिर किशोरावस्था में जो ऑब्जेक्टिव वो है व्यक्तित्व के विकास का, बौद्धिक विकास का, यानी कि इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। युवावस्था यानी एडolescence में जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका क्या, संवेगात्मक, भावनात्मक, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का, फीलिंग्स के मेच्योर करने का। उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर सिलेबस बनाया गया। एडोल इन्फेंसी में बच्चे का शारीरिक विकास करना है तो उसके लिए बच्चा खेल कूद वगैरह करेगा तो उसका शारीरिक विकास हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और फिर चाइल्डहुड में यानी बाल्यावस्था में बच्चे का, अब हमको ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण करना है। ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षण के लिए बच्चे को हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक अवलोकन करने के मौके देने पड़ेंगे, अधिक से अधिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए मौके देने पड़ेंगे, ताकि बच्चा अवलोकन करे और उसकी ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो सके। ठीक है। साथ ही इसमें आपका आर्ट, क्राफ्ट, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड लैंग्वेज यानी कि भाषा को जोड़ दिया गया है ना। और यहाँ पर बच्चा जब नेचर का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वहां से सीख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन। ठीक। किशोरावस्था में क्योंकि उद्देश्य बौद्धिक विकास था, व्यक्तित्व विकास था, तो यहाँ पर बौद्धिक विकास करने के उद्देश्य से बच्चे को विज्ञान सिखाई जा रही थी, उसके अंदर एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति का विकास किया जा रहा था। बच्चा हर एक चीज को एक्सप्लोर करे, उसके पीछे के रीजंस जाने, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को समझे, ये सब चीजें थी। युवावस्था में अब बच्चा नैतिक शिक्षा पढ़ेगा, धार्मिक शिक्षा पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा। तो वो जो पढ़ेगा तो किताबों से पढ़ना पड़ेगा उसको, या किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के, गुरु के पास जाकर के सीखना पड़ेगा। तो उसको सकारात्मक शिक्षा कहा गया है रूसो के द्वारा, और यही उसका पाठ्यक्रम बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? हेलो। यस ये सर। सर, प्रकृतिवादी शिक्षा में दर्शन का स्थान होता है। दर्शन तो प्रकृतिवादी भी दर्शन ही है अपने आप में। एक दर्शन का मतलब विचार तो है। आप कह सकते हैं धर्म की बात कर सकते हैं, धर्म का स्थान होता है नहीं होता है, ये कह सकते हैं आप। दर्शन तो वही है ना। हाँ सर, इन दोनों का, धर्म और हाँ दर्शन ना दोनों ना, का। वो मैंने फिर कहा ना आपको, देखो अब यहाँ पर आप सभी समझो, जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। रूसो क्या बोलते हैं, रूसो कहते हैं कि जो सीखने वाला है उसको फ्री छोड़ दो। कहते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग सीखेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ यस हाँ सही है। सर। सर। तो फिर अब जब रूसो ये कह रहा है कि बच्चा जो सीखना चाह रहा है उसको सीखने दो, फ्री छोड़ दो, और बच्चा समाज में रह रहा है, वो धर्म देख रहा है, तो उसका मन किया धर्म सीखने का, तो उसके लिए मना थोड़ी कर देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, ये तो ऐसी बात हुई ना कि आप बच्चे को कहीं ले गए रेस्टोरेंट में, आपने कहा बेटा जो मन कर रहा हो खा, तू फ्री है। और बच्चा आइसक्रीम लेकर के आ गया, आपने कहा अरे आइसक्रीम खा रहा है, बीमार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब एक तरफ तो आपने फ्री छोड़ दिया खाने के लिए, ऊपर से फिर आप टोक रहे हैं कि ये बेकार चीज है। तो यही चीज रूसो के साथ भी है। रूसो अगर ये कह रहा है कि आप फ्री हो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, जो सीखना है वो सीखो। फिर कोई इंसान आता है बोलता है कि रूसो भाई मुझको तो धर्म सीखना है, और उसे धर्म नहीं सीखना है बिल्कुल। इसका मतलब रूसो ने एक तरफ कहा कि तुम फ्री हो, और दूसरे ही पल जब धर्म की बात आई तो उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं सीखना है। ऐसा रूसो नहीं कह रहे। रूसो कह रहे हैं पढ़ो, किताब को पढ़ो, आप खुद डिसाइड करो कि ये सही है या गलत है। ऐसी बात है। क्लियर हो गया? और वैसे भी धर्म क्या है, जब कोई विचार, कोई विचारधारा आती है और हम उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं, उसका हम अनुपालन करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, तो वही हमारा धर्म बन जाता है। ऐसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, एंड ठीक है। तो ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही करेंगे हम। यहाँ पर हमको रूसो के बारे में इतना ही पढ़ना है। बाकी अब रूसो के अनुसार विधियां कौन कौन सी होंगी सीखने की, तो वही है जो प्रकृतिवादी विचारधारा में है। रूसो के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो वही है जो प्रकृतिवादी विचारधारा में है। रूसो के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो प्रकृतिवादी विचारधारा। विद्यार्थी कैसा, प्रकृतिवादी विचारधारा। विद्यालय यानी कि स्कूल कैसा, प्रकृतिवादी विचारधारा। तो बाकी प्रकृतिवादी विचारधारा में लिखा हुआ ही है। बस ये थोड़ा सा जो लेवल वाइज जो आपका करिकुलम या फिर कहें कि ऑब्जेक्टिव थे, वो थोड़ा सा चेंज थी। एक और इसमें रह गया है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ रखा था। चार तो स्तर हो गए, पांचवा हो गया इसमें स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के लिए भी कुछ कह रहे हैं, उसको भी पढ़ लो, फिर उसके बाद ओवर करने के बाद वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन में रूसो कहते हैं कि स्त्री को केवल गृह कार्य,
दक्ष होना है। ठीक है, दक्ष मतलब तो जो होते हैं इफिशिएंट। ठीक, तो क्या बोलेंगे, हाउस या होम। ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स। हाँ, होल्ड एजुकेशन। ठीक है, बस इतना ही। जैसे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना एंड ऑल। बताया था ना आप लोगों को मैंने कि एमएल जो किताब इनकी है, उस किताब में इन्होंने एक कैरेक्टर है सोफी। आप लोग बताएं सोफी कौन है, बताओ। अभी अभी अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है, सोफी कौन है बताओ जरा। एमिल सर की एमिल की वाइफ। वाइफ। एमिल की एमाइल वाइफ। की वाइफ। हाँ, एमिल की वाइफ। ठीक है, तो ये है सोफी। तो ये कह रहे हैं कि एमिल ये कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को सिर्फ उतनी एजुकेशन देनी है जिससे कि वो घर के काम ढंग से कर सके, बच्चों को पाल सके और खाना बना के खिला सके मेरे को, है ना, एंड ऑल। बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को उससे। और हाँ, कभी शर्ट के बटन वगैरह सिलने पड़े तो वो सिल सके, सिलाई कढ़ाई बुनाई एंड ऑल ये चीज आनी चाहिए उसको। कोई बहुत भारी भरकम एजुकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या कहीं की लूप होल है प्रकृतिवाद का, कि यहाँ पर स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसके बाद फिर जब स्पेंसर आते हैं तो स्पेंसर भी प्रकृतिवादी हैं, और रूसो के बाद स्पेंसर का जो फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्पेंसर ने जो रूसो की कमियां थी उनको दूर किया। स्पेंसर ने कहा कि नहीं, वुमेन को भी मैन की तरह ही एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पेंसर हमारे सिलेबस में है नहीं तो उसके बारे में हमको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ पूछना हुआ तो आप कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी और कोई इशू होगा तो आप कल पूछ लीजिएगा।